हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की वीडियो बीएससी जर्नल स्टूडेंट्स के लिए है। कोर्स BCHCT 133 ब्लॉक नंबर 1 यूनिट 1, जिसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स बेसिक एस्पेक्ट्स। तो केमिकल एनर्जेटिक्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है, या फिर हीट या रेडिएशन, वर्क एट्सेट्रा। लेकिन चैप्टर में आने से पहले सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स जिसमें रिएक्शन हो रही है। जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे जब कंसिस्टिंग करेंगे उसको बोलेंगे सिस्टम, जहाँ पे रिएक्शन या फिर एरिया जहाँ रिएक्शन हो रही है। और जो एरिया जहाँ पे रिएक्शन हो रही है वहाँ उसको बोलेंगे हम सिस्टम। एंड द एरिया अदर देन द रिएक्शन इज हैपनिंग इज नोन एज सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है किसी जार में या किसी बीकर में, तो हम उसे बोलेंगे सिस्टम। मीन्स जो भी उस जार में हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसे क्या बोलेंगे कि वो सिस्टम है। और जो जार के बाहर का आउटसाइडर पार्ट है, जो जार के अलावा, वो सारे पार्ट को बोलेंगे सराउंडिंग्स। तो क्योंकि चैप्टर में एक वर्ड आ रहा है एनर्जेटिक्स, तो व्हाट इज एनर्जेटिक्स? एनर्जेटिक्स क्या होता है? जब हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, एनर्जी स्टडी रिलेटेड टू एनर्जी, इट इज नोन एज एनर्जेटिक्स। मतलब किस फॉर्म में स्टडी करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फ्लो, कैसे एनर्जी फ्लो करती है, एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कैसे एनर्जी ट्रांसफर करती है, या फिर किसी सिस्टम से सराउंडिंग्स में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। ये जो ट्रांसफर है या एनर्जी का जो फ्लो है, उस पूरी स्टडी को एनर्जेटिक्स बोलते हैं। तो आपकी बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है, इट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। केमिकल थर्मोडायनेमिक क्या होता है, वो क्यों ज़रूरी है? जो थर्मोडायनेमिक्स है, इस वर्ड को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, ये बनता है दो वर्ड से, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर या फिर हीट। डायनामिक्स का मतलब होता है जो मूवेबल हो। अगर हीट मूव कर रही है या टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मीन्स मोशन ऑफ द हीट मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो आप इस वर्ड से ही आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं? इट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो लार्ज प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में डील करता है थर्मोडायनेमिक्स। दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दे आर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो इनके बारे में स्टडी करी जाती है बाय द थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट है, इट इज एन एग्जैक्ट साइंस। क्या मतलब कि ये जो है, इट्स लॉज कैन बी एक्सप्रेस्ड। जो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट में भी स्टडी करता है, एंड एज वेल एज जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसे एक्सपेरिमेंटली भी उसे प्रूव करता है बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। मींस जो थ्योरी में कोई भी लॉ है या कोई भी एनर्जेटिक स्पेक्ट्रा है या फिर उसका कोई टॉपिक है, अगर उसके बारे में जो भी स्टडी करेंगे, अगर थ्योरेटिकली करेंगे, तो उसको एक्सपेरिमेंटली या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ भी प्रूव किया जाता है। और नेक्स्ट इज, इट एस्टेब्लिश द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग द फिजिबिलिटी। मतलब कोई रिएक्शन है, क्या रिएक्शन फिजिबल है? फिजिबल का मतलब होता है कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, रिएक्शन अक्कर कर सकती है या नहीं, एग्जिस्ट करती है नहीं, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी। या फिर दूसरा नाम है स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ गिवन फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स जब फिजिकल या फिर केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस आते हैं, उस टाइम क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस अवेलेबल हैं, ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसकी वजह से रिएक्शन अकर कर सके, ये बताता है थर्मोडायनामिक्स। इसके साथ साथ ये भी बताता है इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में भी बताता है, मतलब कि किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो सकती है, उसकी कंडीशंस के बारे में भी इससे ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके साथ साथ ये डायरेक्शन भी बताता है कि जो सिस्टम है, अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो उसे किस डायरेक्शन में मूव करना होगा, उस क्राइटेरिया को के बारे में भी ये डिस्कस करता है, मतलब कि डायरेक्शन इन विच द सिस्टम मूव्स टू अटेन इक्विलिब्रियम। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना एक्सटेंट है रिएक्शन का किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मतलब जो प्रोसीजर हो रहा है उसमें कितना एक्सटेंट यूज हो रहा है ऑफ द रिएक्शन। मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, द थर्मोडाइनमिक्स एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अभी जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे इंपॉर्टेंस के लिए पॉइंट्स थे, वही आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। मैंने छोटा करके थोड़ा लिख लिया, आप इसको इलेबोरेट भी कर सकते हो। जैसे कि फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, मतलब कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एंड क्या रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशंस के बारे में भी इसकी इम्पॉर्टेंस है। और ये रिएक्शन जब सिस्टम कोई भी अटेन करेगा इक्विलिब्रियम तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेंगी, एंड इट इन्फॉर्म अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस। और नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनामिक सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी इसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जिस विच इज़ अंडर कंसिडरेशन फॉर स्टडी। अगर कोई भी पार्ट हम स्टडी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, उस पूरे पार्ट को जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम। और उसके बाद इसे हम एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक बीकर है, बीकर में पर्टिकुलर अमाउंट पड़ा है डिस्टिल्ड वाटर का, तो उसमें जो थर्मोडायनामिक्स है, जैसे कि हम देखें कि जो अगर बीकर है, बीकर में पर्टिकुलर अमाउंट का डिस्टिल्ड वाटर पड़ा है, तो वो जो बीकर में वाटर है वो सारा हमारे लिए सिस्टम होगा। मतलब कि बीकर है, क्योंकि उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसके चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी स्टडी का पार्ट हो गया, तो उसे हम बोलेंगे दिस इज आवर सिस्टम। तो सिस्टम मस्ट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, और उस सिस्टम की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं किसी भी सिस्टम के लिए, और वो बाउंड्री या तो फिक्स होगी, मूवेबल भी हो सकती है, ये इमेजिनरी मीन्स कि जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है। रियल हो सकती है तो कितने टाइप्स की हो सकती है, या तो फिर फिक्स्ड या फिर मूवेबल। अगर रियल है और उसके बजाय उसके वो इमेजिनरी भी हो सकता है। और इसे भी हम एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो रियल है, इमेजिनरी है, फिक्स्ड है या फिर मूवेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैप्ड ग्लास है, एक कैप ग्लास है जिसमें पानी है, उसे कैप लगा के बंद किया गया है, दिस इज द रियल बाउंड्री, क्योंकि वो रियल बाउंड्री है, कैप इज द रियल बाउंड्री। ओजोन होल इन स्ट्रेटोस्फियर, अभी जो ओजोन होल है उसे हम इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री, उसकी बाउंड्री इमेजिनरी है। वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, जो सिलेंडर वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, इट इज अ फिक्स्ड बाउंड्री। अगर उस सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन लगा दिया जाए जो फ्रिक्शनलेस है, मूवेबल है, तो उसे बोलेंगे मूवेबल बाउंड्री। तो सिस्टम हमने देखा कि सिस्टम रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी टाइप्स भी हैं, जैसे कि होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। एज नेम इंडिकेट्स, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, वो सिस्टम विच हैज़ प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। अगर किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे सिस्टम में जितनी जो प्रॉपर्टीज अगर यूनिफॉर्म रहेंगी तो उनको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीकर है उसमें सॉल्ट प्लस वाटर मीन्स कि सॉल्ट एक्वस सोल्यूशन है, वो होमोजीनियस सिस्टम होगा, क्योंकि वो उसमें आप दो पार्ट्स हैं सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो एक उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज एज अ सोल्यूशन हम काउंट करते हैं, तो मीन्स इट इज अ होमोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होगा, इट कंसिस्ट टू और मोर होमोजीनियस सिस्टम, दो या दो से ज़्यादा होमोजीनियस सिस्टम आ जाएं और उनकी कुछ पर्टिकुलर फिजिकल बाउंड्री हो तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। फॉर एग्जांपल, बीकर कंटेनिंग आइस इन वाटर, बीकर में पानी है, उसमें आइस क्यूब है और उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री है, इट मीन्स इट इज़ अ हेट्रोजीनियस, क्योंकि पानी और आइस
दोनों ही अलग अलग हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, उनका प्रेशर एंड उनका वॉल्यूम, वो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। और जो हेट्रोजीनियस सिस्टम क्यों ऐसा है, क्योंकि इनकी हमने बोला है कि यहाँ पे 2 और मोर होमोजीनियस सिस्टम मीन्स इस जो एग्जाम्पल है उसमें कौन से होमोजीनियस सिस्टम है, एक आइस हो गया, एक वाटर हो गया, ये दो क्या होंगे होमोजीनियस। ये भी होमोजीनियस है, आइस भी होमोजीनियस है, लेकिन इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बनेगा, मिक्स कर इन दोनों को बीकर में ये दोनों प्रेजेंट है तो इट मीन्स इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम वी आर काउंट विद। नेक्स्ट इज सराउंडिंग्स। अभी हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा। द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग अदर देन द सिस्टम। यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के बाकी जो पार्ट बचेगा दिस इज नोन एज सराउंडिंग मीन्स अदर देन द सिस्टम। इससे अगर हमने देखो अभी सिस्टम भी पढ़ा, सराउंडिंग्स भी पढ़ा, इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, यूनिवर्स। मीन्स अगर जो सिस्टम क्या होता है जिसके बारे में हम कंसीडर करें, जिस टॉप चीज को हम कंसीडर करें वो हमारे लिए सिस्टम है, और यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के बाकी जो पूरा पार्ट है दैट रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नोन एज सराउंडिंग्स। इसके बारे में अभी एग्जाम्पल्स भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब है उसमें वाटर है, वो है हो गया हमारे लिए, वो हो गया सिस्टम। उसके बाद उस पार्ट को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्स में सारा पार्ट है दैट इज सराउंडिंग। मीन्स अगर मैं लेबोरेटरी में हूँ और मैं कोई टेस्ट कर रही हूँ, टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर है, तो लेबोरेटरी बेंच, people around the laboratory, in the laboratory, they all are considered in surroundings। या फिर जो होल है ओजोन होल, it is the system, ओजोन होल इज द सिस्टम। अभी ओजोन होल कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फियर में। अभी स्ट्रेटोस्फियर में को कौन कौन ज्वाइन करते हैं, कौन सी लेयर, मीजोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर, ये दोनों इसके लिए क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग हो जाएंगे। और अब टाइप ऑफ सिस्टम की बात हम करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि हेट्रोजीनियस भी होता है और होमोजीनियस भी। अदर टाइप्स क्या होंगी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटरी सिस्टम। ये प्रॉपर्टीज इन ऑफ द सिस्टम के बेसिस पे इनकी 3 टाइप्स होंगी, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अभी हमें ये पता है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है उनको सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री रहती है। सिस्टम इज सेपरेट विद सराउंडिंग बाय द बाउंड्री। अभी हम तीनों के लिए पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट अलाउज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मतलब कि जो सिस्टम है उसमें मैटर और एनर्जी अगर दोनों ही एक्सचेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन वो सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम होगा। अगर क्लोज सिस्टम क्या होगा, जिसमें जो सिस्टम है उसमें एक्सचेंज होगी एनर्जी बट नॉट मैटर चेंज नहीं होगा, एनर्जी चेंज हो सकती है विद द सराउंडिंग्स, नोन एज क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना ही एक्सचेंज होगा मैटर का, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम है इसमें दोनों जो टर्म्स हैं वो चेंज होंगी, दोनों फैक्टर चेंज होंगे। और क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो एक्सचेंज होती है लेकिन मैटर चेंज नहीं होगा क्योंकि सिस्टम क्लोज्ड है, बंद पड़ा है। आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी चेंज, दोनों ही मतलब डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी, दोनों ही चेंज नहीं होंगे। अभी इनकी एग्जांपल के साथ इनको समझते हैं। ओपन सिस्टम क्या होगा, जैसे कि एक वेसल है उसमें फूड है, कुक्ड फूड पड़ा है लेकिन कोई उस पर ढक्कन नहीं है, मीन्स फूड बीइंग कुक्ड इन ओपन वेसल है उसमें कुक्ड फूड पड़ा है, दैट इज ओपन सिस्टम। क्यों, क्योंकि अभी जो कुक्ड फूड है ओपन वेसल उसमें क्या होगा, जो एक्सचेंज होगी दैट एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, उसमें एनर्जी भी चेंज होगी और उसमें मैटर भी चेंज होगा। नेक्स्ट क्लोज्ड सिस्टम कभी उसको जो वेसल है उसको अगर हम बंद कर दें, मतलब उसको कवर कर दें, तो वो एग्जांपल बन जाएगी क्लोज सिस्टम की। क्यों, क्योंकि उसमें मैटर, क्योंकि वो बंद पड़ा है तो उसमें मैटर तो चेंज नहीं होगा, मैटर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो कुक्ड फूड है वो गर्म है उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा, इट मीन्स एनर्जी चेंज हो गई, उसमें एनर्जी चेंज हो जाती है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, जैसे कि हम थर्मोफ्लास्क लेते हैं उनमें हम क्या गर्म पानी डालते हैं
तो वो जो इंसुलेटेड कंटेनर होता है, क्योंकि वो थर्मस जो फ्लास्क होती है इट इज़ ए इंसुलेटेड, तो उसमें पानी गर्म रहता है। तो क्यों गर्म रहता है? क्योंकि उसमें ना तो मैटर चेंज हुआ ना फिर एनर्जी चेंज हुई, दोनों चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। तो ये क्या हो गया? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आपके बुक में क्वेश्चन है कि हम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करें। तो यही जो हमने डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पढ़ी है इनका क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ सिस्टम। हमने पढ़ा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होती है, लेकिन सिस्टम की स्टेट क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि सिस्टम की स्टेट कौन सी है? स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, मतलब कि उसे मेजर करने के लिए कि कितनी स्टेट, कैसी स्टेट है उसकी, उसके लिए कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। वो क्या होंगी? जैसे कि प्रेशर, और सिस्टम को मेजर कैसे करा जा सकता है? उसकी वॉल्यूम के साथ, उसके टेम्परेचर के साथ, या फिर डेंसिटी के साथ। इन सभी टर्म्स को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, या फिर इसका दूसरा नाम है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, या फिर स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल मीन्स जो सिस्टम की स्टेट को बताते हैं, वो वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, कुछ तो डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि जो वेरिएबल्स किसी टर्म पे डिपेंड करते हैं, किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो किसी पे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल जिन चीजों पे डिपेंड करते हैं, जिन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अ स्टेट वेरिएबल डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल्स, वो क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट वेरिएबल जिस वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे उनको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी क्या है? जैसे कि A डिपेंड अपॉन B, A जो है वो B पे डिपेंड करता है वेरिएबल, तो A क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट, और B क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। एग्जांपल कैसे समझेंगे? आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम सपोज कीजिए मैं यहाँ पे वॉल्यूम को डिस्कस करती हूँ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? nRT अपॉन P। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स में, अमाउंट पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, और वॉल्यूम ऑफ द गैसेस डिपेंडिंग ऑल्सो अपॉन द प्रेशर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो V है, या जो V है ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब V क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड करता है? NTP। ये तीनों क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इज वेरिएबल की प्रॉपर्टीज हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी ये क्या चीज है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जिनकी जो वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट या फिर मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कितना अमाउंट है उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो वेरिएबल्स हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई डिपेंडेंस नहीं है। एग्जाम्पल टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव वेरिएबल है। टेम्परेचर ऑफ कैसे वो टेम्परेचर इंटेंसिव वेरिएबल कैसे होगी? अगर हम मान लें कि एक टुकड़ा है आइस का टुकड़ा, उसे हम तोड़ दें, वो जो टुकड़ा हो अगर वैसा ही बन जाए जैसा कि पहला था, दोनों टुकड़े सेम बन जाएं, देन क्या होगा कि उनकी जो टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चंक ऑफ आइस ब्रोकन इन फ्रॉम अ स्लैब इज इट वुड बी सेम एज दैट ऑफ द स्लैब। अगर सेम है देन टेम्परेचर उनका अगर सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर इज इंटेंसिव वेरिएबल। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होंगे? दैट जिसकी वैल्यू डिपेंड करे अपॉन अमाउंट ऑफ सिस्टम। जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है वो है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। जो नहीं डिपेंड करते हैं उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? इंटेंसिव वेरिएबल्स। अभी एग्जांपल देखी थी हमने इंटेंसिव वेरिएबल की, टेम्परेचर। वॉल्यूम इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल। कैसे? अगर हम ले लें ग्लूकोज 1.8 किलोग्राम, उसका कंसीडर करें 10 मोल्स, देन 10 मोल्स ऑफ 1.8 kilogram of glucose, it is larger, it has large value than 1 mole of 180 gram of the glucose। हम इसमें क्या करा है? हमने अमाउंट को चेंज करा है। मीन्स अगर अमाउंट को चेंज करेंगे तो अगर ये देखिए यहाँ पे अगर हमने अमाउंट को चेंज करा है तो इसकी वॉल्यूम भी चेंज होगी। वॉल्यूम चेंज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अमाउंट चेंज है, मास चेंज है। अगर ये चेंज होती है वॉल्यूम, इसका मतलब ये क्या है? एक्सटेंसिव वेरिएबल। अगर उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंटेंसिव वेरिएबल। लेकिन इसमें देखिए ऑब्वियसली वॉल्यूम तो चेंज होगी दोनों अमाउंट्स में, दोनों केसेस में, तो ये वेरिएबल हो जाएंगे
एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम रेशियो लें किन्हीं दो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, कौन से एक्सटेंसिव, जो मास में या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, अगर उनके दो वेरिएबल्स को हम डिवाइड करें तो हमारे पास इंटेंसिव वेरिएबल आता है। इट ऑब्टेन्ड एज इंटेंसिव वेरिएबल्स। कैसे? जैसे कि हमने एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ली, वेरिएबल लिया मास, दूसरा लिया वॉल्यूम, दोनों का रेशियो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। सो डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगी? रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक चीज और है, एक्सटेंसिव वेरिएबल, कोई भी एक्सटेंसिव वेरिएबल है उसे अगर हम डिवाइड करें मास ऑफ द सिस्टम के साथ, देन इट इज नोन एज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक मीन्स के पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्योंकि पर्टिकुलर क्यों? क्योंकि जो एक्सटेंसिव है उसमें क्या होगा? पर्टिकुलर अमाउंट होगा, और यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस ये भी पर्टिकुलर होगा, तो ये स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, अब आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे स्पेसिफिक टर्म्स। तो ये क्या होंगे? एक्सटेंसिव वेरिएबल डिवाइड बाय मास ऑफ द सिस्टम। अगर एक्सटेंसिव वेरिएबल को नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दें, तो नंबर ऑफ मोल्स मींस मोलर, देन इट इज नोन एज मोलर प्रॉपर्टी। ये कुछ टर्म्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन है, कुछ हमारे पास वेरिएबल्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है या फिर इंटेंसिव वेरिएबल है। सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमने अभी बात करी कि एक्सटेंसिव होती है। एरिया, एरिया ऑल्सो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, सो इट इज नोन एज extensive also. Density, density is the ratio of two extensive properties, that means it is intensive. Refractive index, it has no dependence upon the amount पे depend नहीं करता है, तो it is intensive property. Temperature, temperature जो है वो मास या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज नोन एज इंटेंसिव। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई भी ऐसी टर्म नहीं आती, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव। प्रेशर, प्रेशर डिपेंड करता है मास या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे कि कितना उसका जो होगा वो जो वेरिएबल है ये चेंज करता है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एज वेल एज एनर्जी, एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अभी हमने पढ़ा स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट क्या होती है, थर्मोडायनामिक स्टेट, और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कुछ वेरिएबल्स हैं जिनकी टर्म के हेल्प से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। किस प्रोसेस को हम बोलते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस है, कोई जैसे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसमें अगर उसकी स्टेट चेंज होती है, जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की कोई स्टेट चेंज हो जाएगी तो उसको बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि एक बीकर लें, बीकर में 150 ग्राम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ले लें, इसे हीट करें 20 डिग्री के साथ। आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। एंड नेक्स्ट बीकर लें, उसको अभी इसी बीकर को अब आप चेंज करें, टेम्परेचर इसका 20 डिग्री से कहाँ तक लेके जाएं? 50, 70, 80 डिग्री तक आप लेके जाएं। तो उसमें क्या होगा? अभी इस स्टेट में देखिए, इस स्टेट में फर्स्ट बीकर और जब हमने हीट करने से पहले और जब 20 डिग्री था और उसके बाद जब हम 50 या 60 डिग्री टेम्परेचर करा तो उनकी स्टेट में चेंजेस आए। ये चेंजेस जो थे, स्टेट में चेंजेस आए, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है। कौन सा हो रहा है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो कोई एक स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब ये जो वेरिएबल चेंज हुआ, इसका मतलब स्टेट चेंज हुई, और इसका मतलब ये क्या है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। और ये देखिए कि यहाँ पे ये जो सबसे पहले हमने 20 डिग्री रखा था, तो ये स्टेट क्या हो जाएगी हमारे लिए? इनिशियल स्टेट हो जाएगी। आप याद रखिएगा, इनिशियल फाइनल स्टेट अगर आपको आगे जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें ये टर्म आएगी, तो अभी याद रखें कि ये क्या चीज़ है। जब हमने स्टार्ट करा पॉइंट तो इनिशियल स्टेट थी, उसके बाद जब चेंजेस आए उसके बाद वो स्टेट क्या बन गई? फाइनल स्टेट बन गई। इफ नन ऑफ, अगर क्या हो कि इनमें जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अगर इनमें कोई भी चेंज ना हुआ, इसका मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं हुआ। मतलब कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनका चेंज होना ज़रूरी है। अगर वो चेंज नहीं होते इसका मतलब है थर्मोडायनामिक प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज साइक्लिक सिस्टम।
अभी साइक्लिक सिस्टम क्या है, जैसे कि ये साइक्लिक, जैसे कि नाम से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। जो साइक्लिक मतलब कि जो सर्कल टाइप है, ये जो है जहां से इसका इनिशियल पॉइंट है, अगर वो घूम के वहीं वापस आ जाए तो इसको बोलते हैं साइकिल, एक साइकिल बन गया। ऐसे ही इसकी डेफिनेशन है। अगर कोई भी सिस्टम में कोई स्टेट चेंजेस होती हैं, अगर वो स्टेट में चेंजेस हुई तो इनिशियल स्टेट चेंज होने के बाद जब उसकी फाइनल स्टेट भी इनिशियल के इक्वल बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक सिस्टम। डेफिनेशन, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ नंबर ऑफ चेंजेस इन स्टेट, बहुत सारे चेंजेस हुए, ऐसे चेंजेस हुए कि दैट इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, वो दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच गया विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सच प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक सिस्टम। तो ये आप याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस जिसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन बनेगी। दिस इज ज्वाइंड बाय आइसो प्लस थर्मल। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट एंड थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज वेरी इजी डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ आइस जब कन्वर्ट करेंगे, उसे वाटर की में एक्सचेंज करेंगे, उसके लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 273.16 केल्विन। हमेशा ये टेम्परेचर इतना ही रहता है। आप आइस कोई भी उठा लीजिए, एक क्यूब ले लीजिए, अगर आप उसको उसके 1 मोल का निकालेंगे मेल्टिंग पॉइंट तो यही आएगा। किसी भी मतलब हमेशा ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर ये हमेशा इतना ही रहेगा। तो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये प्रोसेस जो कन्वर्ट करा है आइस इनटू वाटर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट है। तो ये जो प्रोसेस है इट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। और एक पॉइंट नोट कीजिए, हीट फ्लोज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। जो हीट फ्लोज तो होती है इनटू या फिर आउट ऑफ द सिस्टम, या सिस्टम में जाती है सिस्टम से बाहर आती है, वो इतनी स्लो होती है ताकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। बिटवीन किस किस के बीच में, तब तक वो जो हीट है स्लोली ट्रांसफर होती रहती है, चाहे वो सिस्टम में आए या फिर सिस्टम से बाहर जाए, वो इतनी स्लोली होती रहती है तब तक जब तक कि सिस्टम और सराउंडिंग के थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले, वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। मींस टेम्परेचर, थर्मल मींस टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट सेम ना हो जाए तब तक वो क्या है, हीट ट्रांसफर होती रहती है। जब वो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। उस सिस्टम और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट टाइप इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब है हीट या फिर एनर्जी। इट इज अ प्रोसेस इन विच नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। मीन्स हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। Such a process occur in system that are thermally insulated। जो हमने थर्मल फ्लास्क की बात करी थी, जो आइसोलेटेड सिस्टम था, उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस होता है एंड गो विद चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करें, अगर व्हेन बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन कंटेनर, दिस इज एडियाबैटिक सिस्टम, बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी टू द वाटर। क्योंकि क्या है कि बॉइलिंग वाटर कोशिश करें अगर पानी को बॉईल करने के लिए, तो क्या करेंगे, हम उसे हीट प्रोवाइड कराएंगे वाटर को, जब तक कि उसका टेम्परेचर इतना राइज कराया जाए जब तक कि वो स्टीम ना बन जाए। तो जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा है बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी, बट उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, मतलब वॉल्यूम जो है बट नॉट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, इंक्रीज नहीं हुआ है, सो दैट इट कैन ओनली इंक्रीज द प्रेशर टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब है प्रेशर, बारिक मतलब प्रेशर, बार का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर। दैट मीन्स इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। आप यहाँ से ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, बार यूनिट होती है प्रेशर की, इसका मतलब आइसोबार मीन्स कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर। इट इज अ प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज अकर इन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओपन वेसल में
हीट करें वाटर को, वाटर हीटिंग इन एन ओपन वेसल, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन द सिलेंडर, अगर कोई सिलेंडर है उसमें गैस फिल्ड है और उसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन है तो क्या होगा, गैस तो एक्सपेंड करेगी, क्योंकि मासलेस फ्रिक्शन है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है तो उसकी गैस को ऑब्वियसली एक्सपेंड करेगी, लेकिन उसमें प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। इट इज द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, हीटिंग ऑफ अ गैस इन क्लोज्ड सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर है उसको हीट कर रहे हैं लेकिन उसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। इट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हम पीवी ग्राफ देखें, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, लेकिन अगर हम पीवी ग्राफ्स बनाएं इन ऑल द प्रोसेसेस बिटवीन प्रेशर एंड द वॉल्यूम, दिस इज नोन एज पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ का मतलब वॉल्यूम एंड प्रेशर को अगर हम चेंजेस करें तो आइसोथर्मल के लिए कैसा ग्राफ आया, देखिए ये पे फॉल हो रहा है, फॉल ही आएगा जैसे कि हमने स्मॉल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम अप्लाई करी तो देखिए प्रेशर कितना हाई है, उसके बाद प्रेशर जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, सो टेम्परेचर इज मेन कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में देखिए सेम है, फॉल आ रहा है बिल्कुल। पीवी गैमा, ये जो आप आगे हम एक टॉपिक आएगा वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। नेक्स्ट इज फॉर आइसोबारिक। आइसोबारिक में देखिए यहाँ पे आइसोबारिक में जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर दे, वॉल्यूम कितनी भी इंक्रीज करो प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। जो प्रेशर गैस का प्रेशर एक है वैल्यू वही हमेशा रहेगी, आप वॉल्यूम कितनी भी इंक्रीज करते जाओ। आइसोकोरिक प्रेशर में ग्राफ में क्या होता है कि आप जब वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आती है जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है, प्रेशर चेंज होता रहे लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू एक ही रहेगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इस पॉइंट पे, तो इट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। आपकी बुक में क्वेश्चन है पार्ट ए, व्हाट इज मेंट बाय स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन, स्टेट क्या होगी, क्योंकि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कंडीशन क्या है, जब हम रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं उस टाइम प्रेजेंट कंडीशन क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कैन अ साइक्लिक प्रोसेस बी अ वन स्टेप प्रोसेस, क्या ये वन स्टेप प्रोसेस हो सकता है जो साइक्लिक प्रोसेस है? अगर वन स्टेप हो, एक ही स्टेप हो, इनिशियल ही हो, तो उसका फाइनल पॉइंट तो है ही नहीं। अगर फाइनल पॉइंट नहीं है तो वो वापस घूम के ही नहीं आ सकता। इसके लिए चेंजेस आने के लिए जो वेरिएबल चेंजेस होंगे वो तो खत्म ही हो जाएंगे। मतलब कि जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए दो स्टेप होने जरूरी है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ये दोनों होंगे तभी ये कंप्लीट साइकिल बनेगा, अदरवाइज ये वन स्टेप नहीं होगा। इसका आंसर क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस कैन नॉट बी वन स्टेप प्रोसेस। आप इसका रीजन दे सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के लिए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म कर रहे हैं। बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।